नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में। रूस जो पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी अब रूस है। उससे संबंधित कुछ खबरें लगातार प्रकाशित हुई हैं और उसकी बातों को लेकर के अर्थात रूस में जो गतिविधियां चल रही हैं, कहा यह गया कि वहाँ पर एक वागनर ग्रुप है, वो वहाँ पर तख्तापलट की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज की स्थितियां कुछ सामान्य है और जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां पर सब कुछ ठीक है। तो क्या सब कुछ वाकई में ठीक है? अगर ठीक है तो कितना ठीक है? और अगर रूस में कोई भी ऐसी गतिविधि होती है तो किसको सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है? क्या अमेरिका को या फिर चीन को या फिर भारत को नुकसान होने वाला है? इसी से संबंधित कुछ बातों को आज हम समझने वाले हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखें, रूसी सेना के खिलाफ वागनर ग्रुप का विद्रोह। ये जो विद्रोह देखने को मिला उससे संबंधित जो बातें आई वो ये कहा गया कि समझौते के बाद अर्थात जो बेलारूस है उसके राष्ट्रपति ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया, अब चीज़ें सामान्य है। तो क्या कुछ बातें हैं उसको देख लेते हैं। ये यूक्रेन का मैप है। यूक्रेन आप जैसा कि मैप के ज़रिए देखते हैं वैसे ही आप इसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से आप देख लेंगे। अब ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा इससे लगा हुआ है अर्थात रूस से लगा हुआ है। जब आप शीत युद्ध की बात करते हैं तो उस दौरान अर्थात शीत युद्ध के दौरान ये पूरा क्षेत्र अर्थात यूक्रेन जो रूसी परिसंघ था या यूएसएसआर जिसको कहते हैं उसमें शामिल था। जैसे ही 1991 में रूस का विघटन हुआ, धीरे धीरे जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1991 में जब धीरे धीरे देश अलग होने लगे रूसी परिसंघ से, तब जाकर के रूसी परिसंघ का विघटन हुआ। अब यहाँ पर देखें, रूस अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। रूस और यूक्रेन का क्या विवाद है हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। जो यहाँ पर आवश्यकता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है आप इसको कह सकते हैं जो पूर्वी क्षेत्र है, ये यूक्रेन का क्षेत्र है और यहाँ पर युद्ध अभी भी चल रहा है। अब इसी से संबंधित बातें, चूंकि ये मैप दिखाने का उद्देश्य ये है कि इन सभी क्षेत्रों का हम बार बार जिक्र करेंगे और वो आपके जहन में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में इसलिए है, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही इस बात की घोषणा की कि जो ये सेना है, इनके पीछे जो लोग खड़े हैं दरअसल ये उन सेना को लीड कर रहे हैं। इस सेना में कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो जो पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इसके अलावा अन्य जो ऑफिसर हैं जो रिटायर हो गए हैं वो शामिल हैं, खास करके सेना से। और यह भी कहा गया है कि इसमें जो कैदी थे, जो खोखार किस्म के कैदी जो लड़ने में सक्षम हैं, उन लोगों को इनकी सेना में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने वागनर ग्रुप की बात की जा रही है। रूसी सेना के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को लेकर के रूस में कुछ हलचल या गतिविधियां देखने को मिली। कौन कौन सी गतिविधियां देखने को मिली तो उसके बारे में हम क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है और ये पूरा आप देख रहे हैं ये मॉस्को है। ये पूरा रूस का मैप है। रूस के मैप के साथ साथ इन सभी अवस्थितियों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी से आगे की बातें क्लियर होंगी। तो सीरिया के खिलाफ ये जो वागनर है, ये सीरिया के खिलाफ पहले भी युद्ध लड़ चुका है। किसके पक्ष में? तो ये रूस के पक्ष में ये जो सेना है, लगभग उस समय बताया जा रहा है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 5000 के करीब इसमें सैनिक थे। अभी जो स्थिति है लगभग 50,000 के करीब बताया जा रहा है कि इसमें सैनिक हैं और इसकी लगातार संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी। तो वो क्या बातें थी? यहाँ पर मतभेद हो गया वागनर ग्रुप का और रूस का। मतभेद का कारण क्या था? अब यहाँ पर यह कहा गया कि रूस और यूक्रेन के मध्य एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में अभी कोई भी निर्णय नहीं कहा जा सकता या किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि या रूस उस युद्ध को जीत चुका है या यूक्रेन पराजित हो गया है। तो अभी भी किसी निर्णायक स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है अभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो नेता हैं अर्थात ये जो व्यक्ति हैं इन्हीं की बात की जा रही है। इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। अब इन्होंने क्या किया, इस वागनर ग्रुप
जो है उसको लीड कर रहे हैं और इन्होंने ही घोषणा कर दी। इनका आरोप ये था कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध में यह रूस के साथ लड़ रहे हैं, अर्थात रूसी सेना के साथ ये लड़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनको हथियार चाहिए, अत्याधुनिक हथियार चाहिए, गोले बारूद चाहिए। इनका आरोप ये है कि जो रूसी सेना है और जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने इन्हें जरूरी समर्थन नहीं दिया। जरूरी समर्थन अर्थात हथियारों की बात यहाँ पर की जा रही है, इन्होंने नहीं दिया। इसी वजह से इन्होंने कहा कि हम विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह क्यों कर रहे हैं? विद्रोह इन्होंने शब्द का नहीं प्रयोग किया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि हम न्याय के लिए मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च कहाँ से? तो ये मार्च जहाँ पर इनकी अवस्थिति थी वहाँ से लेकर के इन्होंने कहा कि अब हम मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्थिति आप लोगों को याद होना चाहिए, ये मॉस्को है, रूस की राजधानी है। इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से इस हिस्से से निकल करके और मॉस्को सीधे पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सेना के अर्थात जो रक्षा मंत्रालय है उनसे बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय के मंत्री से, साथ ही साथ जो उस समय सेनाध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बात करने की लगातार बात कर रहे थे। यह भी घोषणा कर चुके थे कि 200 किलोमीटर ये इसके अंदर अर्थात मॉस्को के तरफ ये बढ़ चुके थे। अर्थात ये जो युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इस युद्ध की स्थिति से ये पीछे हट रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर युद्ध अभी चल रहा है, रूसी सेना यहाँ पर तैनात है, यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जो रूस की स्थिति है वो कमज़ोर होगी, क्योंकि ये रूसी सेना का समर्थन कर रहे थे, रूस की तरफ से ये युद्ध लड़ रहे थे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात यह है कि रूसी शहर, ये कहा गया है कि रोस्तोव-ऑन-डॉन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और जब रोस्तोव-ऑन-डॉन की हम बात कर रहे हैं तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पर अर्थात ये यूक्रेन से लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर रूस के सैनिकों का सैन्य बेस है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस का ही कोई व्यक्ति रूस के ही चूंकि युद्ध में शामिल है और रूस के ही किसी सैन्य बेस पर अगर कब्जा कर लेता है और उसके खिलाफ अर्थात यूक्रेन के खिलाफ ये युद्ध नहीं कर रहा है, ये वापस जा रहा है, तो यहाँ पर इनकी स्थिति कमज़ोर होगी। और ये कमज़ोर स्थिति देखने को मिला। प्रिगोजिन का ये कहना है कि ये विद्रोह नहीं है, अर्थात सैन्य विद्रोह नहीं है, और इन्होंने ये कहा कि हम न्याय के लिए मार्च कर रहे हैं, अर्थात मॉस्को जा रहे हैं। न्याय किस चीज़ के लिए चाहिए? उनका ये कहना था कि जो पुतिन कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से उन्होंने कहा व्लादिमीर पुतिन दरअसल यहाँ पर ठीक नहीं कर रहे हैं और उनके सैनिकों को जो साजो सामान चाहिए था वो साजो सामान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमें मुलाकात करनी है एक तो रक्षा मंत्री से, सर्गेई शोइगु से, साथ ही साथ रूसी सेना के जो चीफ हैं, आप सेनाध्यक्ष कह सकते हैं, वालेरी गेरासिमोव से ये मुलाकात करेंगे। यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो ये मंत्री हैं और ये सेनाध्यक्ष हैं। सेनाध्यक्ष अर्थात रूस की सेना की बात की जा रही है। इसी के साथ मॉस्को में इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा सेना की हलचल बढ़ गई, और न केवल सेना की हलचल बढ़ी बल्कि जितने भी कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे उन सभी कार्यक्रमों को जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी स्थितियों को देखते हुए रूस में अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि जितने लोग भी हैं, जो नागरिक हैं, वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर न जाएं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है तो आप लोगों को याद होगा कि उसके समय में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे थे, और जब विद्रोह होने लगे थे उस विद्रोह को रोकने के लिए कोरिलेट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो धनी लोग हैं उनसे संपत्ति छीन लिया जाए। न केवल संपत्ति छीन लिया जाए बल्कि यह भी किया गया कि कोई भी शादी या कुछ इस तरह के सार्वजनिक आयोजन हैं उसमें शराब का वितरण नहीं होगा, और बिना राजा की अनुमति के न तो कोई सार्वजनिक सभाएं आयोजित होंगी और न ही लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। वो इसलिए ऐसा किया गया ताकि इस तरह के विद्रोह रोके जा सकें जो उस समय राजा के खिलाफ हो रहे थे। यही स्थिति अगर आप आज के समय से जोड़ करके देखेंगे तो धारा 144 अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो लगाया जाता है।
और यही स्थिति हम रूस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी सार्वजनिक सभाएं थी, इस तरह की स्थितियां थी, उन पर पाबंदी लगा दी गई कि लोग एक साथ न आएं, और लोग एक साथ आएंगे तो हो सकता है कि वो वागनर के साथ जा सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इन्होंने इस बात की घोषणा की कि जो वागनर ग्रुप के साथ आना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति नागरिक अर्थात रूस का, वो आ सकता है। ऐसी स्थिति में रूस के लिए और व्लादिमीर पुतिन के लिए परिस्थितियां बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि उस समय ये कहा गया कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और जितने लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को वापस यूक्रेन के तरफ अर्थात यूक्रेन से युद्ध के लिए इनको वापस भेज दिया जाएगा। जो उसमें शामिल लोग थे अर्थात लड़ाके आप कह सकते हैं, वो तो भेज दिए गए, लेकिन जो इसके हेड हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है देशद्रोह का। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। किसके? तो व्लादिमीर पुतिन के ये करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो ये बेलारूस है, बेलारूस दोनों से सटा हुआ है। एक हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की और दूसरी बात कर रहे हैं रूस की। ये जो व्यक्ति हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ये कहा, जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं इनका नाम अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इन्होंने हस्तक्षेप किया और जो ये सेना जा रही थी, जो लड़ाके जा रहे थे, उनको मनाने की कोशिश की कि भैया मान जाओ, आप ऐसा मत करो, और ये स्थितियां सामान्य हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दें, वागनर ग्रुप के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत दमित्री यूटकिन ने किया था। दमित्री यूटकिन, इसका आधिकारिक नाम जो रखा गया था PMC वागनर। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने कब इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत ये सेना के एक अधिकारी थे। चेचन्या में जो रूस युद्ध से निकलने के बाद, जो चेचन्या में युद्ध हुआ था, चेचन्या में रूसी युद्ध के बाद जो ये रिटायर्ड सैनिक थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। ये पहले फील्ड कमांडर इस वागनर जो सेना है, या आप लड़ाके कह सकते हैं, उनकी ये पहले कमांडर बने थे। इन्होंने जो नाम रखा था अपने पूर्व रेडियो कॉल साइन के आधार पर, जो वागनर था उसी के आधार पर इस सेना का नाम रखा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रूस में प्राइवेट सेना रखना या प्राइवेट लड़ाके रखना अवैध है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैसे रख पाए, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने PMC इसका आधिकारिक नाम रखा। इसको पहचान कब मिला? 2014 में, जब पूर्वी यूक्रेन में जो रूस समर्थक लोग हैं उन अलगाववादियों को इन्होंने मदद किया। अब यहाँ होता क्या है, इन बातों को एक बार यहाँ से समझ लेते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको हम कह रहे हैं कि ये यूक्रेन है और ये आप देख रहे हैं पूरा ये रसिया है। इस क्षेत्र में अपना दबदबा लगातार रूस कायम करना चाहता है और उसी के लिए युद्ध भी हो रहा है। चूंकि नाटो का विस्तार इधर हो रहा है तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस ऐसा कर रहा है, और कोई भी देश ऐसा करेगा अगर उसकी सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं तो। इन क्षेत्रों में जो चूंकि ये पहले रूस का ही भाग हुआ करता था अर्थात USSR का, ये अलग हुआ तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ के हैं अर्थात रूसी मूल के हैं। ये लोग चाहते हैं कि कुछ क्षेत्रों को, यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों को रूस में मिला दिया जाए, और उसी चीज को लेकर के ये विद्रोह करते हैं, और उस विद्रोह को हवा देने का काम यही वागनर ग्रुप करता है। और वही ये बात कही गई है, जो ये वागनर ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पर, अलगाववादियों को जो रूस के समर्थन में वहाँ पर अलगाववाद की बात करते हैं, उनको इन्होंने मदद किया। हालांकि गोपनीय संगठन के रूप में इन्होंने कार्य किया और अलग अलग देशों में इन्होंने सेवाएं दी, जैसे कि अफ्रीका और मध्य पूर्वी देशों में रूस के सहयोग में इन्होंने सेवाएं दी थी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शामिल कौन से हैं, तो रिटायर्ड जो सैनिक हैं, जो लड़ाके हैं, वो शामिल हैं, और इसमें उस समय 5000 के करीब थे। इलीट रेजिमेंट भी कहा जाता है, रिटायर्ड सैनिक भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन का जो रक्षा मंत्रालय है उसका कहना है कि 2022 में बड़े पैमाने पर इसमें लोगों को भर्ती किया गया, और साथ ही साथ भाड़े के जो सैनिक हैं उनका रखना
उनको रखना शुरू किया गया। लेकिन रूस की बात जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर भाड़े के सैनिक रखना गैर कानूनी तो है, और इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कि अब रूस सरकार इन पर पाबंदी लगा सकती है, चूंकि गैर कानूनी है, इसलिए इन्होंने अपने आप को एक कंपनी के रूप में वर्ष 2022 में ही पंजीकृत करा लिया। और कंपनी के रूप में पंजीकृत कराने का मतलब ये है कि अब इन्हें भाड़े का सैनिक नहीं माना जाएगा और ये लीगल तरीके से वहां पर रह सकते हैं। और ये हुआ भी यही। इसका मुख्यालय भी बनाया गया सेंट पीटर्सबर्ग, और मुख्यालय बनाने के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन शहर में ये जो बखमूत है, इस क्षेत्र पर कब्जा करने में ये सफल रहे थे। यही वागनर सैनिकों की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों पर जो रूस का कब्जा है, उस कब्जा करने में इन्होंने बड़े पैमाने पर सहयोग दिया। साथ ही साथ यहाँ पर बात ये होती है कि रूसी रक्षा मंत्रालय, इन्होंने ये कहा कि युद्ध में शामिल होने की घोषणा, जो युद्ध यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ और जो चल रहा है, इन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की कि ये युद्ध में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी भूमिका बढ़ती गई, इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, मतलब अपने कौशल का, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इन्हें बहादुराना और निस्वार्थ भूमिका की वजह से इनकी तारीफ भी की गई, और तारीफ करने के बाद ये बात सामने आ गया कि वागनर समूह इसमें शामिल है और वो इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ ये लीबिया में भी सेवाएं दे चुके हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो हीरे की खदान है, वहां पर भी सेवाएं दे चुके हैं। सूडान में भी जो सोने की खदान है, वहां पर भी ये सेवाएं दे चुके हैं। माली जो इस्लामिक चरमपंथी ग्रुप है, उनके खिलाफ भी ये सहयोग कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पहला मौका नहीं है जब रूस के साथ ये यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वागनर का रूसी सेना से टकराव का कारण क्या है, अब इसकी बात करें तो जो प्रिगोजिन है, ये कम हथियार की सप्लाई की वजह से ये खफा थे, और इनका ये कहना था जो रक्षा मंत्री हैं मैं उनसे मिलूंगा, जो सेनाध्यक्ष हैं उनसे मिलूंगा और मिलकर के इस मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि अगर इन्हें समय पर हथियार सप्लाई होती, साजो सामान मिलते, तो इनकी स्थितियां रूस और यूक्रेन में कुछ अधिक होती, अर्थात ये और ज़्यादा बढ़त स्थापित कर सकते थे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से मिलने की बात की थी। रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि जो इनके लड़ाके हैं, अर्थात वागनर के लड़ाके, वो जून तक, इसी जून की बात है, जून 2023 तक अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करें। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं, वागनर सेना के जो प्रमुख हैं इस समय, उन्होंने कहा कि ये जो आदेश दिया गया है, दरअसल यह वागनर ग्रुप पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिया गया है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। न केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मना किया, बल्कि यह भी कहा अपने सैनिकों से कि आप इसका विरोध करिए। अब इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हो गया। संदेश ये गया कि कॉन्ट्रैक्ट का बाइकआउट किया जाए, और बाइकआउट हुआ भी। और न केवल बाइकआउट हुआ, बल्कि आप देखेंगे ये वो व्यक्ति हैं, अभी की स्थिति यही है कि हम स्थितियां सामान्य हो गई हैं, लेकिन विद्रोह की स्थिति देखी गई। अब यहाँ पर वागनर ग्रुप के विद्रोह का यूक्रेन युद्ध पर प्रभाव क्या होगा, तो जैसा कि पहले ही हम बात कर चुके हैं, फरवरी से ही ये रूसी सेना के साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो बखमूत शहर है, इसकी जीतने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दक्षिणी यूक्रेन में ये मुकाबला अगले मोर्चे पर जाकर के, अर्थात फ्रंट पर ये युद्ध लड़ रहे थे। रूसी सेना, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से जब ये हट रहे हैं, तो आधिकारिक तौर पर चूंकि घोषणा हो चुकी है कि इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा, निस्वार्थ भाव से ये काम किए हैं, इससे जो रूस की सेना है उसका मनोबल टूटेगा, और जो ये फ्रंट से वापस आए हैं वहां पर यूक्रेन की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा स्थितियां सामान्य हो गई हैं, और इन्होंने यह भी कहा कि हम बड़े, अर्थात यूक्रेन ने यह कहा कि हम बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर चुके हैं जो हमसे छीन लिया गया था। यूक्रेन के अग्रिम मोर्चे पर ये युद्ध कर चुके हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जबरदस्त तरीके से काउंटर अटैक इनके खिलाफ कर रहा है, और इस वजह से रूसी सेना पीछे हटता हुआ प्रतीत हो रही है। बहरहाल बातें इन सभी को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि रूसी सेना के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा घातक हो सकती थी अगर समय पर इस पर काबू नहीं पाया जाता। तो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर इस स्थिति में यहाँ पर रूस में तख्ता पलट हो जाता, और
जो व्लादिमीर पुतिन जो 2036 तक के लिए राष्ट्रपति अभी भी बने हुए हैं, क्या उनके खिलाफ और कुछ कार्रवाई हो सकती थी या वहाँ की स्थितियाँ क्या और बिगड़ सकती थी? तो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों ने ये इतिहास में पढ़ा होगा कि जब दो विरोधी युद्ध कर रहे थे, भारत के अधिकांश राजाओं ने अगर बाहरी जब आक्रमणकारी आए थे तो उनके खिलाफ मदद नहीं दिया। मदद इसलिए नहीं दिया, एक सेना भारत की ही खड़ी होकर के देखती रही। वहाँ पर उनकी रणनीति ये थी कि जो दोनों सेना, एक जो बाहर से आई है और एक भारत की सेना जो लड़ रही है, या कोई राजा लड़ रहा है, रियासत लड़ रही है, यहाँ पर दो स्थितियाँ हो सकती हैं। अगर भारतीय कोई हारा तो हम विरोधी सेना से हाथ मिला लेंगे, और एक स्थिति यह भी हो सकती है कि दोनों इस स्थिति में कमज़ोर होंगे, अर्थात युद्ध होगा तो दोनों कमज़ोर होंगे और हम दोनों को पराजित करके दोनों पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पर स्थिति यही देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर यहाँ तख्तापलट हो जाता, अस्थिरता होती और यूक्रेन युद्ध को रूस हार जाता, इसमें जो सबसे फ़ायदा होता वो चीन का होता, क्योंकि रूस के बाद अब यही एक देश रह गया है जो वैश्विक स्थिति अपनी लगातार मजबूत हो रहा है। आप कुछ संदर्भों में कह सकते हैं कि रूस को वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका के खिलाफ चीन ने प्रतिस्थापित कर दिया है, क्योंकि अब केवल अमेरिका और रूस की बात नहीं होती है, अब अमेरिका और चीन की बात होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इन सभी मुद्दों को समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। जाते जाते आप सभी से यह भी कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और आप क्लास को ज्वाइन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।